हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो अपने चैनल पे हमने पीवाई की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने कल वीपीडीओ 2023 का पेपर सॉल्व किया है। उसमें कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट आया है, जिसमें हमने 35 क्वेश्चंस को कवर किया है। आज वीपीडीओ के पेपर का ही हम सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ उसको कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो 36 से लेकर 100 तक हैं सारे क्वेश्चंस हम कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। हमें दर्रे दिए गए हैं और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है, हमें मैच करना है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा उत्तराखंड में है। और सिक्किम में है नाथुला दर्रा। और अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि जो राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राजकोषीय नीति में जो सरकारी राजस्व का प्रयोग है इसलिए किया जाता है। और हमारे पास जो दूसरा स्टेटमेंट है कि आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है। परंतु ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, क्योंकि जो आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय है ये मौद्रिक नीति की विषय वस्तु नहीं है। तो जो मौद्रिक नीति की विषय वस्तु जो होती है वो होती है कि जैसे जो रेपो दर होता है, रिवर्स रेपो दर होता है या बैंक दर होता है, वो आते हैं किसमें? मौद्रिक नीति की विषय वस्तु में। तो इसलिए जो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए यहाँ से कि मौद्रिक नीति में क्या क्या आते हैं। तो मौद्रिक नीति में रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर आते हैं। ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ही इसका करेक्ट है, तो इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया जाता है? तो यहाँ पे हमें कमेटी दी गई है ऑप्शंस में, चलेया कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी और मनमोहन सिंह कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो इससे जो रिलेटेड थी कर सुधार थी वो चलैया समिति थी। जो कब आई थी चलैया समिति, अगर कभी पूछा जाता है ईयर, तो 1991 में बनी थी चलैया कर समिति। और ये कर सुधार से रिलेटेड थी। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रख लेना, ये कब बनी थी? 1991 में बनी थी। अब हमें बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं कि कौन सी कमेटी किससे रिलेट करती है। तो जो तेंदुलकर समिति है उसका संबंध है भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। तो ये किससे रिलेटेड है? गरीबी रेखा से, गरीबी के आकलन से रिलेटेड है। ठीक है। और अगर इसकी स्थापना कब हुई पूछा जाता है तो इसकी स्थापना हुई 2005 में। तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है, जो तेंदुलकर कमेटी बनी है गरीबी रेखा के आकलन के लिए बनी थी और इसका जो गठन हुआ 2005 में हुआ। और जो लकड़वाला कमेटी थी ये भी थी गरीबी रेखा से ही संबंधित थी, ये भी गरीबी रेखा के निर्धारण से रिलेटेड थी। और अगर इसका गठन पूछा जाता है तो ये इसका गठन हुआ 1989 में। तो इसका गठन कब हुआ? 1989 में। ठीक है। तो जो ये तेंदुलकर समिति और कमेटी और लकड़वाला कमेटी दिए गए हैं तो ये गरीबी रेखा के आकलन से रिलेटेड है, चलैया कमेटी कर सुधार से रिलेटेड है। और मनमोहन सिंह कमेटी ऐसी किसी कमेटी किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं बनी थी। ठीक है। तो ये हमें ऐसी कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा देश इसराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो हमारे ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान एंड ईरान। तो जो ईरान है वो इसराइल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है कि विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो कई बार हम देखते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना है, जहाँ पे केवल सिर्फ ओनली वर्ड्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि अगर हम विदेशी निवेश देखेंगे सिर्फ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ही उसमें सम्मिलित नहीं होगा, तो उसमें विदेशी संस्थागत निवेश भी शामिल होगा। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक में शामिल है। तो थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल है करके हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें है 697 वस्तुएं जो है थोक मूल्य सूचकांक में शामिल है। तो कितनी वस्तुएं हैं? 697। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है और हमें कुछ
अनाजों के नाम दिए गए हैं और उन्हें जो है ग्रंथों में उनका नाम क्या है। इसमें से एक युग में जो है मैस नहीं है तो हमें वो चयन करना है। तो चावल को ब्रीही कहा जा गया है और उड़द को मास, जौ को यव कहा गया है, लेकिन गेहूं को गोमत न कहकर गोधूम कहा गया है। तो इसका राइट आंसर भी हमें ध्यान रख लेना कि गेहूं को ग्रंथों में गोधूम कहा गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 1923 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वीं शिखर सम्मेलन में किस देश या देशों के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो G20 का जो स्थायी सदस्य अभी हाल सितंबर 2023 में जब नई दिल्ली में सम्मेलन आयोजित हुआ था तो उसमें अफ्रीकी संघ को इसका स्थायी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, स्थायी सदस्य हमसे पूछा गया है तो स्थायी सदस्य बनाया गया था अफ्रीकी संघ को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि भारत की विदेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत की निवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र में विकास संबंधी कार्यों में लगाना। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस तरह से हमारे जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम क्या होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो रिवर्स रेपो दर है वो मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है और अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ती है तो उससे क्या होगा, तरलता तथा मांग में कमी आएगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है तो तरलता तथा मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। जो सेलिनोमीटर है इसका उपयोग लवणता मापन के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग ताप मापक के लिए किया जाता है और जो क्लाइनोमीटर है इसका उपयोग ऊंचाई मापन के लिए किया जाता है। परंतु जो बैरोमीटर है ये वायु गति मापक नहीं होता है बल्कि वायुमंडलीय दाब मापन के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मत मिलास प्रहसन नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है। तो ये मत मिलास प्रहसन जो कृति है ये किसकी है, महेंद्र वर्मन प्रथम की है। तो ये कृति किसकी है, ये कृति कई बार पूछी गई है। इससे पहले फॉरेस्टर गार्ड के पेपर में भी ये पूछा गया था कि मत विलास प्रहसन नामक जो कृति है वो किसकी है। तो ये है महेंद्र वर्मन प्रथम की है, ये हमें ध्यान रख लेना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है। तो IP4 होता है, IP6 होता है, IP16 होता है, लेकिन IP11 नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो रॉन्ग है। ठीक है, IP16 भी होता है लेकिन IP11 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे हमें कुछ फिर मैच द फॉलोइंग ही है। तो बजट क्या है, बजट किसको रिप्रेजेंट करता है, बजट है वार्षिक वित्तीय कथन। और ये कौन से आर्टिकल में इसकी बात की गई है, 112 में। नाबार्ड किससे रिलेटेड है, तो जो नाबार्ड रिलेटेड है वो है SHG बैंक संबंधी कार्यक्रम से रिलेट करता है। फीमा किससे रिलेटेड है, फीमा है हमारा आर्थिक सुधार से रिलेटेड है। और CPI जो है वो CPI किससे रिलेटेड है, तो इसमें जो CPI है CPI का यहाँ पे हमें फुल फॉर्म में पता होना चाहिए। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किससे रिलेटेड है, तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिलेटेड है मुद्रास्फीति से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थानों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हें सेलेक्ट करना है। उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम है जो कब आया था, 4 अप्रैल 2016 को आया था। तो उत्तराखंड का अपना जो पंचायती राज अधिनियम है वो कब आया था, 4 अप्रैल 2016 को आया था, जिसका उल्लेख भाग 6 में है। और इसमें 100 भाग 6 में इसका उल्लेख है और इसमें कितनी धाराएं और वो हैं वो चीज़ भी आप देख लेना। ठीक है, और इसमें जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो महिलाओं के लिए जो पंचायत है, पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित नहीं है। पंचायत में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलता है। तो पंचायतों में जो महिलाओं को मिलता है वो 50% रिजर्वेशन मिलता है। और लेकिन 50% का रिजर्वेशन है। अगर हम पंचायतों में देखेंगे तो जैसे क्षेत्रीय पंचायत है उनमें तो एक तिहाई जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो स्टेटमेंट मतलब अगर परसेंटेज में पूछता है तो 50% है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 1/3 सीटें ही महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उसमें।
तो लेकिन अगर अब हम अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इसको देख लेंगे। और खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, बिल्कुल सही है। खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, वही कि जैसे मैंने आपको बताया 50% का है, एक तिहाई का नहीं है, तो उसलिए वो स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो आयोग के आंसर दिया उसके द्वारा बताए जा रहे हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन इसमें रॉन्ग नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा जो हो रहा है उत्तराखंड का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें हमने जो थे हिंदी का और जीके का पोर्शन कवर कर लिया है। अब यहाँ पे दिया गया है, कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई है, उनसे रिलेटेड तथ्य दिए गए हैं और कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। ठीक है, तो पहला दिया है कालू मेहरा, तो कालू मेहरा ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था, बिल्कुल सही बात है। 1857 लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण हुआ था, ये भी सही है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा, ये भी सही है। और 1870 में देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना, ये गलत है, क्योंकि जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी वो देहरादून में होके न होके अल्मोड़ा में हुई थी, और हुई कब थी, 1817 में ही हुई थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा? तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार है, क्योंकि ये पेपर 2023 का है तो पूछा गया है। तो इसमें जो रासायनिक उत्पाद था उसका सबसे बड़ा निर्यात मद रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ दिए गए हैं स्टेटमेंट, वो हम देख लेते हैं। चौफला क्या है? चौफला एक लोक नृत्य है, और बारहमासा जैसे नाम से ही पता चला एक लोकगीत है, और देवगुरु एक चोटी है, और जो देवस्थल है ये एक वैधशाला है, और कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, तो तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मंदिर दिए हैं गए हैं, और ये कौन सी जगह पे है पूछा गया है, स्पेशली उस स्थान का नाम पूछा गया है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया। तो हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में पड़ता है। बाराही मंदिर देवी धुरा चंपावत में हो गया। सुरकंडा देवी धनौल्टी टिहरी में हो गया। और छिन्नमस्ता देवी मंदिर कालीमठ में हो गया। ठीक है, तो हाट कालिका मंदिर क्या है? गंगोली हाट में है। बाराही देवी देवीधुरा में है। सुरकंडा देवी धनौल्टी में है, और छिन्नमस्ता देवी का मंदिर कालीमठ में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें नदियों से रिलेटेड है, कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट वो हम देख लेते हैं। तो पहला है कि सही नहीं है पूछा गया है ना हमसे, तो इसमें जो फर्स्ट है अमृत गंगा मंडल में बालखिला से मिलती है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो ये बालखिला नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी है, तो जो बालखिला नदी है वो किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। और केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है, केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन जो ऋषि गंगा है ऋषिकेश में गंगा से नहीं मिलती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब स्टार्ट हुई? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मई 2020 की है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अगर मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार पूछा जाता है तो ये अक्टूबर 2020 की है। और मिशन गौरा शक्ति का जो है मिशन गौरा शक्ति सितंबर 2021 की है। और महालक्ष्मी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 3 अप्रैल 2021 की है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, मंदिर दिए गए हैं, और इसमें भी स्थानों के नाम दिए गए हैं। तो जो रेणुका देवी मंदिर है ये कहाँ पे है? नागपुरी में है, तो रेणुका देवी मंदिर नागपुरी में है। रघुनाथ मंदिर इसको पता होगा ये देवप्रयाग में है। और जो परशुराम मंदिर है ये कहाँ पे है? परशुराम मंदिर है फरासू में। और जो माता मूर्ति मंदिर है ये माणा में है। ठीक है, तो रेणुका मंदिर हो गया नागपुरी में, रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में, परशुराम मंदिर फरासू में, और माता मूर्ति का मंदिर माणा में। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान में दी गई भूमि को रौत कहा जाता था। जब किसी को उसकी वीरता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता था, जो भूमि दान में दी जाती थी, उसे रौत भूमि कहा जाता था। जूला क्या है? जूला जो है एक भूमि मापन की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया? तो ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किसने किया था? प्रताप शाह ने किया था। और ये प्रताप शाह ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था। अ, उसके बाद इन्होंने जो ये था प्राइमरी के रूप में चलता था, और इसको हाई स्कूल बनाया था कीर्ति शाह ने।
और बाद में इसको इंटरमीडिएट तक इस स्कूल को बना दिया था किसने, नरेंद्र शाह ने। तो लेकिन इनफैक्ट यही पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया, तो वो प्रताप शाह ने किया। ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन है, तो ट्यूलिप गार्डन है पिथौरागढ़ मुंशियारी में। अगर स्थान विशेष का नाम पूछा जाता है तो मुंशियारी में है ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखवाड़ मेला जौनसार बाबर का लोकप्रिय मेला है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें वो देखना है, ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, नीचे हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। लखवाड़ मेला जौनसार बाबर में लगता है बिल्कुल सही करना है ये स्टेटमेंट। और सेकंड है, शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्र में आयोजित होता है। तो ये जो है शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्र में आयोजित होता है, ये इनकरेक्ट है। जो ये शनिगाड़ मेला है ये बागेश्वर में लगता है, और लेकिन ये चैत्र नवरात्र में नहीं लगता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और सल्कू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है। तो सल्कू उत्सव कहाँ होता है, भागीरथी घाटी में। और हरियाली पुड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ स्टेट है वो हमारे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फसाना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है, तो सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल, वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर नारायणकोटि चमोली, बालेश्वर मंदिर जागेश्वर। तो उपयुक्त जो सभी हैं ये फासना शैली शिखर शैली में बने हुए मंदिर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आभूषण दिए गए हैं, और वो कहाँ पहना जाता है करके पूछा गया। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो जो हिरोदा है ये पैरों की उंगलियों में ही पहना जाता है। लेकिन आयोग ने ऑप्शंस नहीं होने के चलते इसका आंसर ये सी माना था, और फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन जो हिरौदा है ये भी राइट है, क्योंकि ये पैरों की उंगलियों में ही पहना जाता है। और जो मुन्नड़े हैं वो कान में ही पहने जाते हैं, और जो चरेऊ है ये चरणों में न पहन के एक गले में पहना जाता है। तो यहाँ पे केवल थर्ड ही हमारा जो था, तो हमें कौन सा बताना था, जो सुमेलित नहीं है बताना था। तो इसमें फर्स्ट तो सुमेलित था है, क्योंकि ये मैंने भविष्यवाणी में भी चेक किया तो उसमें तो इसने पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला ही बताया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये सारे स्टेटमेंट सही थे, एक थर्ड वाले को छोड़ के, ठीक है। और पहुंची जो है वो हाथों की कलाई में ही पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एमएसएमई नीति 2015 में प्रदेश को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको 5 श्रेणियों में ही विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा। तो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्योंकि ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। और इसमें जो 5 श्रेणियां में इसको बांटा गया है, तो 5 श्रेणियां किस तरह से हैं, ए है, बी प्लस है, सी एंड डी है। इस तरह से इन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट योजना के संदर्भ में इनको हमें मैच करना है। तो जो अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा किससे करता है, अल्मोड़ा है यहाँ की बाल मिठाई काफी फेमस है, तो ट्यूट एंड बाल मिठाई। तो और जो बागेश्वर है, बागेश्वर का जो है ताम्र शिल्प उत्पाद वो मडवा बिस्किट। और हरिद्वार का है गुड़ और शहद। तो हरिद्वार का क्या फेमस है, तो गुड़ और शहद है इसमें, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट में। और नैनीताल का एपन क्राफ्ट और कैंडल मेकिंग क्राफ्ट इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा। तो ये पूछा गया था कि अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसमें जो राइट आंसर होगा सोमेश्वर, अल्मोड़ा, खैरना एंड बेतालघाट है। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, और उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर स्थानीय स्थानों का क्रम पूछा गया था, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ककोड़खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीटी प्लस के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अब ये ककोड़खाल किस आंदोलन से जुड़ा है, तो जो ककोड़खाल है ये कुली बेगार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और जो ककोड़खाल पड़ता है ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। जब कुली बेगार आंदोलन के लिए हुआ था तो यहाँ पे भी इससे रिलेटेड आंदोलन हुआ था, तो इसका विरोध हुआ था। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो ककोड़खाल जुड़ा है ये कुली बेगार आंदोलन से जुड़ा है। अगर ककोड़खाल किस स्थान पर पड़ता है पूछा जाता है तो ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास फिर मैच द फॉलोइंग है। मालूशाही क्या होती है, तो मालूशाही क्या है, राजुला वो मालूशाही की प्रेम गाथा है, ठीक है। और हुड़की बॉल क्या है, कृषि व खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथाएं होती है। पवाड़े और भड़ो
वीर गाथाएं होती हैं तो वीर रस पर आधारित लोक गाथाएं होगी, और जो जागर है वो लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथाएं हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, उत्तराखंड राज्य में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम सिडकुल की स्थापना। तो जो सिडकुल की स्थापना हुई है वो कब हुई है? सिडकुल की स्थापना हुई है वर्ष 2002 में। सिडकुल की स्थापना कब हुई है? 2002 में। डेक्रॉस क्या है? तो ये पूछा गया था, डेक्रॉस क्या है? तो डेक्रॉस क्या है? डेक्रॉस है देवी देवताओं के क्ले मॉडल होते हैं, जो मृदा नमूना देवी देवताओं के जो मिट्टी के जो मॉडल बनाए जाते हैं उसे वो डेक्रास उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, प्रारंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, बिल्कुल सही है। और अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पर क्या कत्यूरी शासन का जो स्टेटमेंट, अगर हम इसको पढ़ें, आरंभ में कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी क्योंकि अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, तो वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करने हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनपद बागेश्वर निम्न के जिलों से घिरा हुआ है। तो जनपद बागेश्वर पिथौरागढ़ से अपनी सीमा बनाता है, अल्मोड़ा से बनाता है और चमोली से बनाता है। और जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा बागेश्वर के बीच जो दर्रा पड़ता है वो ट्रेल पास पड़ता है, और जो चमोली और बागेश्वर के बीच पड़ता है वो सुंदर ढूंगा पड़ता है। ठीक है, गोट सम्मिलित है, गोट संबंधित है, तो मुर्गी मत्स्य पालन से, मुर्गी से, पशुपालन से या मौन पालन से। तो जो गोट संबंधित है वो किससे है? पशुपालन से संबंधित है। पंचबद्री में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंचबद्री में आदि बद्री है, ध्यान बद्री है, वृद्ध बद्री है, लेकिन जो सॉरी सॉरी पंचबद्री में बद्रीनाथ है, आदि बद्री भी है, वृद्ध बद्री भी है, लेकिन ध्यान बद्री इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये है। अब ध्यान बद्री की जगह क्या है? वो योग ध्यान बद्री है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान बद्री दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि योग ध्यान बद्री हो गया चौथा, और इसमें एक जो नहीं दिया है वो है भविष्य बद्री, तो ये 5 बद्री है। ठीक है, निम्नलिखित में से इन्हें मैच द फॉलोइंग ही करना है। जिम कार्बेट उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? और इसमें से कौन सा कोड चुनिए, सही युग्मों को चुनिए, हम कोड के आधार पर चयन कीजिए। तो इसमें हमें सही युग्म चुनना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय क्या कालागढ़ में है? और फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें देखना है, जिम कॉर्बेट का जो मुख्यालय है वो कालागढ़ में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग है, क्योंकि सभी को पता है मायावती आश्रम चंपावत में ही है। ये बिल्कुल सही है, जो मायावती आश्रम है वो चंपावत में है। चैती मेला काशीपुर में ही लगता है, बाला सुंदरी देवी के मंदिर में, और झंडा मेला देहरादून में लगता है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो ये है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, अब हम आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घी संक्रांति पर्व का अन्य नाम क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो घी संक्रांति पर्व है उसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है मकर संक्रांति, फूलदेई, ओलगिया या पूर्ण संक्रांति। तो जो घी संक्रांति त्योहार है, तो घी संक्रांति का जो त्योहार है उसे ओलगिया के नाम से जाना जाता है। तो घी संक्रांति के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो घी संक्रांति के त्योहार को ओलगिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, ओके यहाँ पे स्क्रीन आई थिंक शो नहीं हो रही होगी। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, जो घी संक्रांति का त्योहार है उसे ओलगिया के नाम से जानते हैं। और ये जो घी संक्रांति का त्योहार होता है ये कौन से महीने में होता है? तो ये भाद्रपद के महीने में होता है, क्योंकि इस तरह से पूछा जा रहा है कि कौन से महीने में होता है पहाड़ी महीनों के नाम के आधार पर, तो ये भाद्रपद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये है सिट्रस देवदारा। सरो, हारुल, छोपती व लंगवीर क्या है? तो ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। तो सरो, हारुल और छापती क्या है? सरो, हारुल और छापती हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में विभक्त किया गया था। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और GW ट्रेल प्रथम बंदोबस्त 1815, एक मिनट, जी जॉर्ज विलियम ट्रेल है जो उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में वो बंदोबस्त अधिकारी थे, तो ये भी सही है।
और 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त कहा जाता है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं 11वां बंदोबस्त इबर्सन बंदोबस्त कैसे लोकप्रिय हुआ, तो ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो गलत है। 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त नहीं कहा जाता है। तो जो 8वां बंदोबस्त हुआ था वो बैटन के टाइम पे हुआ था। इसे ये 20 वर्षों के लिए था, तो इसे 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है, इसे पौ बंदोबस्त नहीं कहा जाता है। और जो 11वां बंदोबस्त था इबर्सन के समय पे हुआ था और ये 1928 में हुआ था, ये भी हमें ध्यान रख लेना। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो गए 1 to 4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1 to 4 हो गया हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट दिए गए। पहला है उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सम्मिलित है, तो ये सही है। धनेश अनुसूची 2 में शामिल है। तो जो हॉर्निबल एक पक्षी है उसके बारे में बात की गई है कि ये सेकंड अनुसूची में है, तो ये नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही है। तो देवीधुरा मेला अभी हमने देखा चंपावत में लगता है और ये रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है, बागेश्वर में लगता है। और गौचर मेला चमोली में लगता है और इसका जो प्रारंभ हुआ 14 नवंबर 1943 को हुआ। तो 14 नवंबर 1943 को गौचर मेले का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड के क्राफ्टिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मडवा अ, बढ़ते हुए क्रम में, अच्छा घटते से बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो पहले आएगा सबसे कम पे जो बोया गया वो मडवा है, देन गन्ना है और फिर क्या है धान है और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे क्या बोया गया गेहूं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे जो बोया गया गेहूं है, देन धान है, देन गन्ना है और लास्ट में क्या है सबसे नीचे जो स्थान है वो मडवे का है। ठीक है। जिस प्रकार चेस चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार से निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। तो यहाँ पे जो कुमाऊं से संबंधित है वो कौन सा है, जैसे वहां पे चसवाणी चस कहते हैं, यहाँ पे रस या ठटवाणी ये शब्द उससे रिलेट करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे हमें दिए गए हैं स्टेटमेंट। ठीक है। तो इसमें है पहला उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी। इसकी स्थापना 2004 में हुई और इसने कार्य करना 2008 से शुरू किया। ये भवाली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी अकादमी, तो ये है देहरादून में। और राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी टिहरी में है। और उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान रुद्रपुर में है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। तो उत्तराखंड में जो पर्यटन उद्योग को जो एजेंसी रेगुलेट करती है वो कौन सी है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। तो उत्तराखंड में पर्यटन को रेगुलेट करती है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। चैत के महीने में नाच दो महीना नाच का महीना कहे जाते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट है। स्टेटमेंट सेकंड है चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेलों और बासंती गीतों के साथ नाचती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें मंदिर दिए गए हैं, उन्हें मैच करना है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया है इसमें। कर तो कटारमा सूर्य मंदिर कोसी और जो गोलू देवता मंदिर है वो जो चितई में है। और जो इस तरह से हमारा जो बी सॉरी जो अभी हमें रॉन्ग पूछा गया है, तो ए और सी हमारा करेक्ट है। तो बी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। तो बी जो भरत गुफा है ये चमोली कर्णप्रयाग के गिरसा गांव में है। तो भरत गुफा कहाँ है, चमोली कर्णप्रयाग। अगर चमोली तो ठीक है चमोली डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो पूछता है कहाँ पे है तो कर्णप्रयाग के गिरसा गांव में है भरत गुफा। ये पिथौरागढ़ में नहीं है, ध्यान रख लेना। और जो थल केदार है पिथौरागढ़ में है, चमोली में नहीं है। तो इसलिए जो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शन थे इसमें बी एंड डी थे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किसे पांचवा धाम यात्रा की संज्ञा दी गई है। तो जो खत्तिंग रुद्रा यात्रा है जो टिहरी में होती है। खतलिंग रुद्रा यात्रा कहाँ पे होती है पूछा जाता है, तो खतलिंग रुद्रा यात्रा होती है टिहरी में और इसे कहा जाता है पांचवा धाम यात्रा। पांचवा धाम यात्रा कहा जाता है इसे और ये टिहरी में होती है। अगर नंदा देवी राजरथ यात्रा की बात करें तो ये चमोली में होती है। 19 से 20 दिन की यात्रा होती है और पैदल यात्रा होती है और 280 किलोमीटर की होती है। हिल यात्रा पिथौरागढ़ में होती है और लखिया भूत इसका मेन पात्र होता है। और जो वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है उत्तरकाशी जिले में होती है और चैत के महीने में होती है।
ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो हमने कवर किए और हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया। इसमें जो क्वेश्चन अभी रह चुके हैं वो रीजनिंग के हैं। उन्हें रीजनिंग के हम एक दो पेपर्स के क्वेश्चंस को साथ में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।